अब बढ़ते आगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर कहा है कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने का जश्न शुरू भी नहीं हुआ था कि उत्तराखंड को एक पुरस्कार मिल गया। अब 2026 तक कुल जमा 9,900 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव केंद्र सरकार को बाह्य सहायता आधारित परियोजनाओं के लिए स्वीकृति के लिए नहीं भेज सकेंगे। हरीश रावत ने कहा कि पहले ही राज्य सरकार बाह्य सहायता आधारित परियोजनाओं में धन खर्च करने में फिसड्डी थी। अब तो केंद्र सरकार ने ही लिमिट बांध दी है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से जो बाह्य सहायता योजनाएं हैं उनकी एक लिमिट तय की गई है केंद्र सरकार द्वारा। 9,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कोई भी जो केंद्र सरकार को बाह्य सहायता परियोजनाओं के लिए स्वीकृति के लिए नहीं भेज सकेगी। धामी सरकार उत्तराखंड सरकार के पास ये सीलिंग का एक पत्र आया है कि इससे ज़्यादा की परियोजनाओं को आप स्वीकृत नहीं करा सकते हैं केंद्र से। तो इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अब तंज कसा है और हर बार की तरह एक बार फिर सोशल मीडिया का सहारा उन्होंने लिया है। जब फेसबुक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने बात कही है, उन्होंने कहा है कि अभी तो 9 साल के कार्यकाल पूरे होने का जश्न शुरू भी नहीं हुआ था कि एक पुरस्कार यहाँ पर जो है उत्तराखंड को मिला है। और उन्होंने तंज कसते हुए बात कही है कि 2026 तक जो परियोजनाएं हैं उनमें एक सीलिंग तय कर दी गई है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज़ रूम से। रोहित, पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रस्ताव में सीलिंग लगाई गई है, जो केंद्र सरकार ने कहा है कि 9,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कोई भी परियोजना आप स्वीकृत नहीं करवा पाएंगे, उसको लेकर क्या जानकारी है? ये देखिए दिव्या, 9,900 करोड़ रुपए जो कि बाह्य सहायतित परियोजना के तहत भारत सरकार को उत्तराखंड को दिया जाना था, फिलहाल उस पर अग्रिम आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। और दिव्या, हमें ये बात भी जाननी चाहिए कि राजनीति संभावनाओं का खेल होता है और राजनीति में संभावनाएं तलाशने के लिए नेता इस प्रकार की ट्वीट करते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत की अगर हम बात करें तो बीते 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले लगातार एक के बाद एक ट्वीट जो है हरीश रावत के आते रहे हैं, चाहे वो अपनी पार्टी से नाराजगी की बात हो, राज्य सरकार से नाराजगी की बात हो, भारत सरकार से नाराजगी की बात हो। और अब ये ट्वीट आया है जो बाह्य सहायतित परियोजना के तहत जो भारत सरकार ने फिलहाल इस धन पर अंकुश लगाया है। लेकिन दिव्या, ऐसा नहीं है कि बाह्य सहायतित परियोजना के तहत ही पूरा संपूर्ण विकास जो है प्रदेश में होता है। अभी हाल ही में बजट सत्र हुआ था संसद के भीतर, तो देखिए उत्तराखंड को 4,000 करोड़ रुपए रेलवे परियोजनाओं के लिए मिले हैं। 4,000 करोड़ रुपए कितनी बड़ी सौगात होती है। मिलेट्स के क्षेत्र में हम देखें तो लगातार जो मिलेट्स आयोजन हुए, लगातार जो केंद्रीय मंत्रियों का आगमन हुआ, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट उत्तराखंड पहुंचे, नरेश तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री, कृषि कल्याण मंत्री उत्तराखंड पहुंचे। मिलेट्स के क्षेत्र में भारत सरकार लगातार उत्तराखंड की मदद कर रही है। ऑल वेदर रोड की अगर हम बात करें तो ऑल वेदर रोड पर बहुत अच्छे स्तर पर काम चल रहा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन सब पर काम चल रहे हैं, पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं। लेकिन चूंकि बहुत सारे ऐसे धन के मद होते हैं जहां पर भारत सरकार कटौती करता है और इसी के आधार पर बाह्य सहायतित परियोजना के जो धन है फिलहाल उस पर रोक लगाई गई है। और अभी हाल ही में दिव्या, जोशीमठ आपदा की अगर हम बात करें तो जोशीमठ आपदा आई थी और इसमें एक लंबा चौड़ा एस्टिमेट जो है राज्य सरकार ने भारत सरकार को प्रेषित किया था। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से कई दौर की मुलाकात करके आए हैं और भारत सरकार ने आश्वस्त किया है कि पुनर्निर्माण कार्य के लिए जितने धन की भी आवश्यकता होगी वो धन जो है भारत सरकार उपलब्ध कराएगा। तो ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड को धन मिलना बंद हो जाएगा या फिर उत्तराखंड को भारत सरकार से कोई फंड नहीं मिलेगा। हालांकि बाह्य सहायतित परियोजनाएं जो हैं इनमें कुछ इसका कुछ अलग प्रोटोकॉल होता है। लेकिन अगर हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें या फिर अन्य निर्माण कार्यों की बात करें तो वहाँ पर भारत सरकार से लगातार फंड जो है राज्य सरकार को मिलता रहा है। अब अगर हम कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने अभी हाल ही में तमाम अभियान चलाए थे जिसमें केंद्र सरकार की विफलताओं को, राज्य सरकार की विफलताओं को जनता के सामने उजागर करने का काम किया था। इस प्रकार के मसलों को कांग्रेस ने अपने
सूची पत्र में अंकित किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एआईसीसी के, उनका पत्र, राहुल गांधी का एक भावनात्मक पत्र जो है जनता को प्रेषित किया गया था। तो तमाम मसलों को इसके पहले भी अंकित किया जा चुका है। महंगाई की बात करें या फिर अन्य मसलों की बात करें, तो ये लगातार जो है, चूंकि जैसे मैंने बताया कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं के तहत नेता जो है हर संभावना तलाशते हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे उसके ऑपोजिशन में कोई दल जो है सत्ता पर काबिज हो। और इसी के तहत हरीश रावत के इस ट्वीट को देखा जा रहा है। क्योंकि अगर हम राज्य के विकास की अगर दिव्या बात करें, तो राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात को कहते हैं कि हम कामों का सरलीकरण कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, जनता के कामों का निस्तारण कर रहे हैं। और अभी हाल ही में जो उत्तराखंड का बजट आया, उसमें भी एक अच्छा खासा प्रावधान जो है विकास कार्यों के लिए रखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि बाह्य सहायतित परियोजना पे ही राज्य आधारित रहता है, लेकिन अब चूंकि केंद्र की तरफ से इस पर अंकुश लगाया गया है, तो उस पर राजनीति होना भी लाजमी है। बिल्कुल, हरीश रावत की अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए कोई नई बात नहीं है जब वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, और खासतौर पर चुनाव की बात जहां तक आती है तो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आते हैं। ऐसे में कांग्रेस का क्या रुख है? अगर 2024 की बात की जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, लेकिन उनकी खुद की क्या स्ट्रैटेजीज हैं? जी देखिए दिव्या, अभी तक तो कांग्रेस के भीतर की स्ट्रेटजी की बात की जाए तो कांग्रेस से चूंकि अभी संभली नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के द्वारा प्रभारी पर आरोप लगाए गए। उसके बाद केंद्रीय नेताओं का आगमन होता है, पीएल पुनिया से प्रीतम सिंह की मुलाकात होती है, प्रभारी से भी मुलाकात होती है, इस प्रकार के बयानबाजी ना देने की बात कही जाती है। और उसके बाद प्रभारी की तरफ से, हालांकि जो कप्तानी कर रहे हैं वो प्रभारी ही कर रहे हैं, चाहे वो भर्ती परीक्षा हो या फिर जोशीमठ आपदा की बात हो, अंकिता भंडारी मसले की बात हो, इन तमाम मसलों पर चाहे भले ही वो दिल्ली में और बैठे हैं, लेकिन दिल्ली से ही वो आदेशित करते हैं कि किस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना है, कहाँ कहाँ धरना प्रदर्शन करना है। जोशीमठ में जो 2 बार का विजिट हुआ, ये भी प्रभारी के कहने पर ही हुआ। लेकिन चूंकि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अभियान तो चला रही है, हर घर चिट्ठी अभियान भी उसने चलाया, और इस प्रकार के जो आरोप जो है हरीश रावत लगा रहे हैं, इस प्रकार के मसलों को भी हर घर जो चिट्ठी का जो अभियान चलाया था, इसमें भी तमाम मसलों को अंकित किया गया था। और उसमें मुख्यमंत्री के नाम पर और प्रधानमंत्री के नाम पर पत्र लिखे गए थे, और चाहे वो फंड की बात हो या फिर विकास कार्यों की बात हो, इन तमाम मसलों को अंकित किया गया था। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत अगर हम बात करें तो उसमें भी तमाम चीज़ों को अंकित किया गया था। एलईडी के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जो केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं, इन तमाम मसलों को दिखाया गया था। जोशीमठ आपदा पे भी राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में बोलते हुए नजर आए थे। इन सब चीज़ों को वर्चुअल माध्यम से जनता को दिखाने का काम किया था। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं कांग्रेस ने, सोशल मीडिया फिलहाल एक्टिव है, लगातार जनता से फीडबैक ले रहे हैं कि और किस तरह से राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को घेरा जा सकता है, इस पर रणनीति तैयार की जा रही है। तो लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। क्योंकि हरीश रावत की अगर हम बात करें तो हरीश रावत पीसीसी के मेंबर नहीं है, हरीश रावत एआईसीसी के सदस्य हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। तो कई बार ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें हरीश रावत अलग थलग नजर आते हैं और पीसीसी के जो नेता हैं वो अलग थलग नजर आते हैं। इन तमाम नेताओं को संगठित होकर सभी मसलों को उठाना होगा, तभी जाकर कांग्रेस का कुछ 2024 में हो सकता है। हालांकि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बहुत सारे वायदे किए थे और कांग्रेस को अपेक्षा थी कि इस बार जो है 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, 500 से अधिक गैस सिलेंडर के दाम नहीं होंगे, हर महिला को मानदेय मिलेगा, बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और 4 धाम 4 काम जैसे स्लोगन कांग्रेस ने लॉन्च किए थे। लेकिन ये सारे स्लोगन फिसड्डी साबित हुआ और कांग्रेस जो है औंधे में गिरती हुई नजर आई। इस बार कांग्रेस का पूरा प्रयास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संगठित होकर चुनाव के मैदान में उतरा जाए, और इसी के तहत जो है तमाम जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, महिला कांग्रेस हो, सभी को एक्टिव मोड पर रहने के लिए कहा गया है। प्रभारियों को, जिनके पास 3-3, 4-4, 5-5 विधानसभा की जिम्मेदारी है, इनको केंद्र सरकार की विफलता और राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करने को कहा गया है। तो इन तमाम मसलों पर कांग्रेस फिलहाल संगठित होती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि 2024 के चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। 9 साल के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस बीजेपी का वृहद स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री की 51 रैलियां होंगी, एक रैली उत्तराखंड में होगी,
प्रेस मीट चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सभी बीजेपी शासित राज्यों में। उत्तराखंड में कल से ही प्रेस मीट चालू हो गई है। सभी सांसद, सभी विधायक अपने कामों का लेखा जोखा जो है प्रेस के माध्यम से जनता को पहुंचाएंगे। यानी कि पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड मोदी जी ने कहा है कि सभी लोग प्रेषित करें, चाहे वो राज्य सरकार के तहत असेंबली में बैठे हुए विधायक हो या फिर संसद के जो सांसद हैं। इन तमाम लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना होगा। 100 दिन के एजेंडे के तहत जिस तरह से दृष्टि पत्र में सरकार ने काम करने की बात कही थी, उसमें संगठन को जो रिपोर्ट कार्ड राज्य सरकार प्रेषित करती है और भारत सरकार को संगठन पहुंचाती है और हाईकमान को पहुंचाती है, इस रिपोर्ट कार्ड को जनता के समक्ष भी रखना होगा। तो ये तमाम जो एक्सरसाइज है भारतीय जनता पार्टी के भीतर पहले से चालू हो चुकी है। यानी यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल चुनावी मोड में एक्टिव हो चुकी है। अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का, और प्रधानमंत्री जब आएंगे तो उसके साथ साथ तमाम केंद्रीय मंत्रियों की भी रैलियां उत्तराखंड में प्रस्तावित हैं। तो फिलहाल अगर चुनावी दृष्टिकोण से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं आगे दिखाई दे रही है। जी, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा